हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास के तहत आज हम देखेंगे अजय रावत की पुस्तक का भाग 10। यानी इससे पहले हमारे 9 वीडियो आ चुके हैं। आज हम देखेंगे जो हमारा तीसरा चैप्टर है, गढ़वाल का परमार वंश, जिसको पवार वंश भी कहते हैं, उसका भाग 3। इससे पहले 2 भाग ऑलरेडी आ चुके हैं। इस चैप्टर का राजाओं से रिलेटेड, यानी जो 54वें राजा हैं, टिहरी रियासत से पहले के सारे राजा आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। टिहरी रियासत से रिलेटेड अलग से चैप्टर है, उसको बाद में देखा जाएगा। बुक के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई जा रही हैं। आज हमारे परमार वंश का भाग तीसरा है और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। और सेशन पसंद आता है, आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। शेयर अगर अच्छा लगता है तभी शेयर करें और अच्छा लगे तभी लाइक भी करना है। आप लोग लाइक करते हैं तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिक शेयर हो जाता है। यूट्यूब की एल्गोरिदम ऐसे काम करती है कि अगर कोई वीडियो आपको पसंद आता है, आप लाइक करते हैं, तो यूट्यूब क्या करता है, जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत होगी उनको ऑटोमेटिक रिकमेंड करेगा। तो आप लोग शेयर ना भी करें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो देखते हैं, आपको फ़ायदा होता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएँ। और जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो आप लोग के लिए एक नया प्लान लाने वाला हूँ मैं, जो हमारे आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा और पटवारी के लिए होने वाला है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए क्लास आएंगी, जिसमें हम हिंदी की क्लास भी इंक्लूड करेंगे और रीजनिंग की क्लास भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो एक बार ये अगर हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं आपको तुरंत ये चीज़ें करवाता हूँ। और रही बात इन जो हम चैप्टर कर रहे हैं उनके प्रैक्टिस सेट की, तो जैसे ही हमारे गोरखा शासन तक का चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक हफ्ते हम पूरा इन सारे सब्जेक्ट जो हमारे चैप्टर कंप्लीट हुए, जैसे उत्तराखंड एक बच्चे हमारा कंप्लीट हो चुका है 3 भाग में, चंदवंश हमारा कंप्लीट हो चुका है 3 भाग यहाँ थे, चंदवंश के 4 भाग, पवार वंश का तीसरा भाग है, ये भी 4 भागों में कंप्लीट हो जाएगा। गोरखा शासन जहाँ तक मुझे उम्मीद है 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 में नहीं हो पाएगा तो 3 में हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे। और जैसे ही ये 4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, मैंने बताया था आपको परीक्षा वाणी भी हम स्टार्ट करेंगे, उसको करने से पहले इन चारों चैप्टरों के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट रात के टाइम पे आएंगे, जब भी आएंगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हम कंप्लीट करेंगे गोरखा शासन। और इस हफ्ते का क्लास टाइम आपको अब अगर मैं बताऊं तो सोमवार, मंडे, बुधवार, वेडनेसडे, फ्राइडे, शुक्रवार और संडे यानी रविवार, इन 4 दिनों इतिहास की क्लास आएगी। और इसी के साथ साथ थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को और सैटरडे को हमारे 2 प्रैक्टिस सेट आएंगे संविधान से रिलेटेड एमसीक्यू वाले। जो संविधान का हम एक चैप्टर पढ़े थे इससे पहले, जिसमें हमने नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़े थे, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन आएंगे। तो लगातार सेशन बने रहें, वीडियो देखते रहें। सेशन पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चौथा चैप्टर आप देखते हैं, ये देखिए आप, जैसे ही टिहरी रियासत समाप्त, टिहरी राजवंश समाप्त होता है 1815 के बाद, जब अंग्रेजों का शासन संपूर्ण उत्तराखंड में हो जाता है, तो 1815 के गढ़ नरेश ये बाद में पढ़े जाएंगे, जिनको हम टिहरी रियासत कहते हैं। यहाँ पर 6 शासक होने वाले हैं। तो आज हम 54 तक के सारे शासक कंप्लीट कर लेंगे और टोटल यहाँ पर हमारे 9 चैप्टर होने वाले हैं। इनको सीरियल वाइज हम पढ़ते रहेंगे। सेशन पसंद आता है तो इसको आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 47वें राजा तक हम ऑलरेडी इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। जो वीडियो नहीं देख पाए हैं उनको ज़रूर देखें। अब देखते हैं आज हमारे शासक हैं जिनके बारे में हमने जानकारी लेनी है। फतेहपति शाह जी, इनका क्रम के हिसाब से अगर देखें तो इनका क्रम है 48वां और टाइम पीरियड है इनका 1664 से 1716 के बीच में। इनके उपनाम हैं गढ़वाल का अकबर और गढ़वाल का शिवाजी, और इनके दरबारी कवि हैं मतीराम जी, इन्होंने इनको ये उपाधि दी है। अब शिवाजी इस वजह से भी कहा जाता है कि जैसे शिवाजी और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की घोड़े पर चढ़ी हुई चित्र काफ़ी फेमस है, तो फतेहपति शाह जी का भी घोड़े पर चढ़ा हुआ चित्र प्राप्त हुआ है। और जो इनका फतेह शाह जी का जो चित्र प्राप्त हुआ है उसमें इनकी एज लिखी गई है 33 साल। अब इस सब की जानकारी हमें कब मिलती है, 1667 का इनका एक ताम्रपत्र है, उसमें ये जानकारी मिलती है। और इस ताम्रपत्र में किसके हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं, पृथ्वीपति शाह जी के हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं, जो इनके पूर्वज रहे हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि फतेहपति शाह जी अपने जो पूर्वज हैं उनका भी काफ़ी सम्मान किया करते थे।
अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मतीराम जी ने इनके काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है और इनकी जो संरक्षिका हैं वे हैं राजमाता कटौची जी। अगला पॉइंट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी और शिवाजी के ही भांति इनका घोड़े पर बैठा हुआ चित्र प्राप्त हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी इनके मित्र भी थे, अभी इनके बारे में मैं जानकारी आपको बताने वाला हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं, कवि भूषण जी की एक पुस्तक है फतह प्रकाश। इस पुस्तक में फतेहपति शाह जी को सील का सागर, हिंदुओं का रक्षक और उद्दंडों को दंड देने वाला बताया गया है। अगला पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे, इसी प्रकार हमारे फतेहपति शाह जी के दरबार में भी नवरत्न प्राप्त होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जिसमें इनके कुछ चित्रकार भी शामिल थे, जैसे केहर दास और श्यामदास इनके प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। अगला इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, 1688 में भंगाणी या भंगाणी का युद्ध हुआ था इनका गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। और इस युद्ध की जानकारी हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इनकी आत्मकथा है विचित्र नाटक, इसमें प्राप्त होता है। अब सवाल आता है, इस युद्ध में कौन जीता था? तो इस युद्ध में किसी की भी विजय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये मान के चलिए नो कॉन्टेस्ट रहा या नो रिजल्ट प्राप्त हुआ, इसका कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। अब इनके बीच जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था, इसकी अगर जानकारी अगर हम देखेंगे तो इसके बारे में भी अगर जानकारी लें तो अभी इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सिरमौर के एक शासक थे मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश और फतेह शाह जी का युद्ध चल रहा था। किसका? मेदिनी प्रकाश, जो मंधाता प्रकाश के बाद शासक बने थे सिरमौर के, इनका और फतेहपति शाह जी का युद्ध चल रहा था। अब सिरमौर के शासक ने किसको बुलाया? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को बुलाया अपनी मदद के लिए। अब फतेह शाह जी और गुरु गोविंद सिंह जी पहले से मित्र थे, तो इस वजह से इन दोनों के बीच का जो युद्ध था वो समाप्त हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे शासक हैं फतेहपति शाह जी, इनकी पुत्री का विवाह होता है बिलासपुर के एक राजा हैं भीमचंद के साथ। तो इससे पहले जो सिरमौर के शासक था वहां पर तो इनका युद्ध टल चुका था। अब गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे फतेहपति शाह जी के युद्ध का मेन कारण अब आने वाला है। तो जो फतेहपति शाह जी हैं, उनकी पुत्री और भीमचंद के पुत्र का विवाह हुआ। और भीमचंद्र के दुश्मन कौन थे? भीमचंद जी के दुश्मन थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। और इन्हीं सारे विषयों की वजह से कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे भीमचंद जी की वजह से। अब यहाँ पर भीमचंद जी ये भी कह देते हैं, अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे तो हम आपकी बेटी को या अपनी बधू को अपने घर में नहीं ले जाएंगे। तो इसका भी एक कारण माना जाता है कि इस वजह से ही हमारे गुरु गोविंद सिंह जी और फतेहपति शाह जी का युद्ध हुआ था, ये भी एक कारण है। और एक कारण ये भी प्राप्त होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी पौंटा साहिब के पास में आए थे, वहाँ पर उन्होंने शेर का शिकार किया था। अब उनके शेर के शिकार करने की वजह से हमारे फतेहपति शाह जी नाराज हो गए थे, ऐसा भी माना जाता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, वो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक पुस्तक है मेमोयर्स ऑफ देहरादून, जिसके लेखक हैं आर.सी. विलियम्स। इनके अनुसार हमारे फतेहपति शाह जी ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और कौन सा नगर बसाया? फतेहपुर नगर बसाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, गुरु राम राय जी को इन्होंने देहरादून में गुरुद्वारा झंडा साहिब गुरुद्वारा बनाने में काफ़ी मदद की थी। और इनकी मदद के लिए इन्होंने हमारे गुरु राम राय जी को 3 गांव दिए थे, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। और इन्हीं के साथ साथ प्रतीप शाह जी, यानी जो हमारे फतेहपति शाह हैं, उनके जो पौत्र हैं फतेहपति शाह जी ने गुरु राम राय जी को यही गुरुद्वारा इस्टेब्लिश करने के लिए 4 गांव दिए, जिनके नाम हैं छायावाला, भूजनवाला, घाटवाला और पंडितवाला। इसको ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब इन्हीं के समय चंद्रवंश का एक शासक था उद्योग चंद, जिसने बधानगढ़ जीता। अब बधानगढ़ जो स्थल है ये है हमारा कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर। और इसी के जवाब में हमारे फतेहपति शाह जी ने बैजनाथ जीत लिया कुमाऊं के राजा से। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हो रहे होंगे। अब इनसे रिलेटेड जो हमारे फतेहपति शाह जी से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड कुछ प्रमुख ग्रंथ है, उनकी जानकारी ले लेते हैं। तो एक ग्रंथ आता है फतेह शाह, इसके राइटर है रतन कवि या छेमराज जी।
अगली पुस्तक आती है फतेह शाह यशोवर्मन, इसके राइटर है रामचंद्र जी। अगली पुस्तक आती है वृत्त विचार, जिसके लेखक हैं सुखदेव मिश्रा जी। यानी ये सारे ग्रंथ हैं जिनसे हमें हमारे फतेहपति शाह जी के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगली रचना है फतेह शाह कर्ण, इसके लेखक हैं जटाधर या जटाशंकर जी, जटाधर या जटाशंकर जी। और ये वाला जो पॉइंट, ये किताब जो आप देख रहे हैं फतेह शाह कर्ण, इसका जानकारी या इससे रिलेटेड जो ताम्रपत्र है, ये वर्तमान में भी देवप्रयाग के एक व्यक्ति हैं चक्रधर शास्त्री जी, उनके पास ये ग्रंथ के, ये जो फतेह शाह कर्ण है, यह ग्रंथ वर्तमान में भी मौजूद है। एक और ग्रंथ आता है इनसे रिलेटेड, फतेह प्रकाश ग्रंथ, जो डॉक्टर सूरवीर सिंह जी का है। अब इनके निधन के बारे में अगर जानकारी लें फतेहपति शाह जी के बारे में, जो अभी हमने देखा था जो बैकेट है, तो बैकेट बताते हैं, बैकेट वही हैं जिन्होंने एक सूची दी थी गढ़वाल के राजाओं की। तो बैकेट बताते हैं कि इनका निधन 1708 में हुआ, जबकि हमारे पातीराम जी, शिव प्रसाद डबराल चारण जी और राहुल सांकृत्यन जी, सॉरी वॉल्टन जी कहते हैं कि इनका निधन 1717 में हुआ। अब अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग कथन है, आप याद ना रखें, खाली नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब इसी के साथ हरिकृष्ण रतूड़ी जी का अलग कथन है, वे कहते हैं कि हमारे इनका फतेहपति शाह जी का निधन 1749 में हुआ। भक्त दर्शन जी कहते हैं कि इनका निधन 1715 में हुआ है। और राहुल जो संकीर्तन जी हमारे, वे कहते हैं कि इनका निधन 1749 में हुआ। अब किसका कथन माने हम, ये बताइए आप। तो ये सारे फैक्ट मैं वही बता रहा हूँ जो हमारी बुक से हमें प्राप्त होते हैं। आप ध्यान रखें, ऐसे कन्फ्यूजिंग सवाल आयोग नहीं पूछने वाला है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं, वे बनते हैं उपेंद्र शाह जी 1716 में, कहीं पे 1717 भी दिया है, फतेह शाह के उत्तराधिकारी था। इनका निधन बग्वाली दीपावली के दिन पे हुआ था। ऐसे कहते हैं कि इनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं था, जनवरी के टाइम पे ये शासक बने थे और लगभग नवंबर अक्टूबर के आसपास इनका निधन हो गया था। इसके बाद अगले शासक बनते हैं दिलीप शाह जी, इनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण शासक प्रदीप शाह जी। अब प्रदीप शाह जी का जो टाइम पीरियड है वो 1770 से 1772 के बीच में है। अब इनके बारे में भी अलग अलग कथन हैं, वे सारे पॉइंट आपको बताए जाएंगे। इनके पिताजी का नाम है दिलीप शाह जी, जबकि इनकी माता या संरक्षिका रही हैं कनक देवी जी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनके समय पे चंद वंश के शासक। देखिए चंद वंश के वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो चंद वंश वाले वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कहानी आपको और क्लियर हो जाएगी। तो चंदवंशी राजा उस समय के थे कल्याण चंद जी। तो कल्याण चंद जी के समय पे उनके राज में रोहिलों का आक्रमण हो गया था 1743 में। तो कल्याण चंद जी मदद के लिए किसके पास गए, प्रदीप शाह जी के पास, लेकिन ये भी इनको रोहिलों से नहीं बचा पाए। तो बाद में इनके बीच संधि हुई, तो संधि में हमारे प्रदीप शाह जी ने कल्याण चंद जी को बचाने के लिए रोहिलों को कितने लाख रुपए दिए, 3 लाख रुपए दिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब रोहिलों का आक्रमण तो लगातार हो रहे थे, तो 1757 में क्या हुआ, रोहिलों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। रोहिल सरदार उस समय कौन था, नजीब खान था, यानी जिसने गढ़वाल की हमारे भाबर वाला क्षेत्र, दून घाटी वाला क्षेत्र ये छीन लिया था उसने। और 1757 से 1770 तक उसने इस क्षेत्र पर कब्जा भी बनाए रखा था। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हो रहे होंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट हैं जिनको हमारे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जैसे इनके मंत्री या वजीर थे चंद्रमणि डंगवाल जी, जिन्होंने श्रीनगर में मंगलेश्वर मंदिर बनाया। इसी के साथ इनके दरबारी कवि थे मेधाकर शर्मा जी, जिनकी एक प्रसिद्ध किताब है रामायण प्रदीप। और इनके दीवान, प्रदीप शाह जी के दीवान रहे रघुपति चौथा जी। प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर जी को इन्होंने संरक्षण भी प्रदान किया। और इनके समय पे जो दरबारी ज्योतिष थे वे थे जयदेव बहुगुणा जी। अगला महत्वपूर्ण कार्य इनके टाइम पे जो हुआ, इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दी, अपनी नवादा से धामुवाला लेकर आए। और इनसे रिलेटेड प्रदीप शाह जी से रिलेटेड एक सिक्का जो प्राप्त होता है, इसको वर्तमान में लखनऊ संग्रहालय में रखा है, लखनऊ के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट या अंतिम फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 5 कठैत भाई होते थे इनके टाइम पे, जिनकी पौड़ी में पंच भैया खाल, पौड़ी में पुरिया नेथन नामक एक व्यक्ति ने इनका हत्या कर दी थी। किनके टाइम पे, प्रदीप शाह जी के टाइम पे। अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ।
तो 52वें शासक हमारे आते हैं ललित शाह जी, जिनका टाइम पीरियड आता है 1772 से 1780 के टाइम पे। इनके समय पे कुमाऊं के जो शासक थे वे दीपचंद जी थे। और देखिए, चंद्रवंश के बारे में तो डिटेल में आपको बता चुका हूँ, तो ज़्यादा जानकारी मैं आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दीपचंद से सत्ता छीन ली थी किसने? मोहनचंद ने। और ललित शाह जी के टाइम पर भी देहरादून में 2 आक्रमण हुए सिखों के, 1775 में और 1778 में। अब दीपचंद जी के जो दीवान थे वे थे उस समय पे। अब अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। 1779 में ललित शाह और सिखों का युद्ध भी हुआ था। अब 1779 में हर्षदेव जोशी इनके दीवान थे, दीपचंद जोशी जी के। तो इनके आमंत्रण पर ही इन्होंने मोहनचंद के खिलाफ कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। जो मोहनचंद के खिलाफ हमारे ललित शाह जी ने युद्ध किया था, इसे बगवाली पोखर का युद्ध भी कहते हैं। तो बगवाली पोखर का युद्ध ललित शाह जी और मोहनचंद के बीच में हुआ, जिसमें हमारे ललित शाह जी आराम से जीत गए थे। तो ललित शाह जी तो गढ़वाल के शासक थे। तो ललित शाह जी ने क्या करा, अपने जो पुत्र हैं प्रद्युम्न शाह को, दीपचंद जो उस समय के राजा होते थे, उनका दत्तक माने गोद लिया हुआ पुत्र बनाकर गद्दी पर बैठा दिया। यानी गढ़वाल में भी गढ़वाल के ही राजा हैं, कुमाऊं में भी गढ़वाल के ही राजा बैठे हुए, यानी पवार राजा ही बैठे हुए हैं, एक जगह पिता और एक जगह पुत्र। अब इसी दौरान जब ये आगे बढ़ते हैं तो कुमाऊं की गद्दी पर तो इन्होंने दत्तक पुत्र यानी अपने ही पुत्र को कुमाऊं का राजा इन्होंने बना दिया। और प्रद्युम्न शाह का या प्रद्युम्न शाह को इन्होंने प्रद्युम्न चंद के नाम से राजगद्दी पर बैठाया। तो इनके प्रधानमंत्री इन्होंने बना दिया हर्षदेव जोशी को। अब इसी दौरान जब ललित शाह जी यहाँ से युद्ध समाप्त करके अपने राज की तरफ जा रहे थे, तो 1780 में ललित शाह जी की मलेरिया से निधन हो गया, हवलबाग दुलड़ी के पास में मलेरिया से इनका निधन हो गया था। और ललित शाह जी के 4 पुत्र हैं, आपने ध्यान रखना है, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो जयकृत शाह और प्रीतम शाह सगे भाई थे और प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह सगे भाई थे। अब जैसे ही ललित शाह जी का निधन होता है तो कुमाऊं में तो हमने देखा है कि प्रद्युम्न शाह शासन कर रहे हैं या प्रद्युम्न चंद के नाम से। तो ललित शाह जी के जो बड़े पुत्र थे जयकृत शाह, उन्हें अगला राजा बनाया गया। अब जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह के बीच में संघर्ष होंगे, अब इन्हीं को हमने पढ़ना भी है। तो इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वे बनते हैं जयकृत शाह बनते हैं। 1780 से 86 के बीच इनका टाइम प्राप्त होता है। तो इनके जो समकालीन राजा थे इन्हीं के भाई प्रद्युम्न शाह थे। और ये जयकृत शाह की माता जी का नाम क्या है? क्यूंठली रानी, आपने याद रखना है। और इन्होंने सिखों को राखी कर देना मंजूर किया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सिखों का आक्रमण भी हुआ था। और मौला राम जी को इन्होंने 60 गांव दान में दिए थे। अब जयकृत शाह के टाइम पे क्या होता था, इनके जो दरबारी मंत्री होते थे वे भी इनके खिलाफ लड़ रहे थे। इनके भाई जो प्रद्युम्न शाह जी थे वे भी इनके खिलाफ लड़ रहे थे। इससे दुखी होकर बाद में इन्होंने क्या करा, आत्महत्या कर ली थी। उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। 1785 में कपरौली का एक युद्ध होता है। जयकृत शाह और सिरमौर के शासक जगर प्रकाश ने मिलकर प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह को हराया। प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह सगे भाई थे। इन दोनों को हराया मिलकर किसने? जयकृत शाह और जगत प्रकाश ने। बाद में फिर प्रद्युम्न शाह जी ने देवलगढ़ और श्रीनगर वाला क्षेत्र भी जीत लिया था हर्षदेव जोशी की मदद से। 1785 में जैसे ही कपरौली का युद्ध जयकृत शाह जीते तो हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह की मदद करते हुए देवलगढ़ और श्रीनगर पर भीषण हमला कर दिया, जिससे इनका राजपाट मतलब कंप्लीटली हिल चुका था, ये मान के चले आप। तो इसी कांड को क्या कहा जाता है? जोशियाणी कांड भी कहा जाता है। इसी कांड को क्या कहा जाता है? जोशियाणी कांड भी कहा जाता है। तो इन्हीं जो इनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे थे लगातार जयकृत शाह के खिलाफ, इन्हीं षड्यंत्रों से परेशान होकर ऐसा कहते हैं कि 1786 में रघुनाथ मंदिर के पास चले गए थे जयकृत शाह जी। 4 दिन वहाँ रहे, खाना पीना सारा छोड़ दिया था, वहाँ इनका निधन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने वहाँ पर क्या कर लिया था, सुसाइड भी कर लिया था। ऐसी मान्यताएं भी हैं। मान्यताएं जो भी हैं, आपने सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं इनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और हो सके तो साथ में ही नोट्स भी बनाते हुए चलें, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं अलग से भी बताता हूँ जो कुछ यहाँ पर नोट्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। अब इसके बाद जो अगले शासक बनेंगे प्रद्युम्न शाह जी बनेंगे। तो प्रद्युम्न शाह जी क्या हो गए? कुमाऊं के भी राजा बन गए और गढ़वाल के शासक भी। तो गढ़वाल का जो परमार वंश है उसके 54वें राजा हमारे बनते हैं
प्रद्युम्न शाह जी, जिनका टाइम पीरियड है 1786 से 1804। तो पहला पॉइंट इनसे रिलेटेड है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर शासन करने वाले एकमात्र शासक यही है। इनके सगे भाई कौन थे? पराक्रम शाह। और पराक्रम शाह ही इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। पहले तो इन्हीं के साथ लड़ते थे वे, लेकिन बाद में बहुत सारा उनको परेशान भी करते हैं। और इतिहासकार पराक्रम शाह को चरित्रहीन राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं प्रद्युम्न शाह की माता जी के, इनका नाम है डोट्याली रानी। और कुमाऊं, देखिए अभी मैंने क्या बताया, तो कुमाऊं पर भी इनका शासन था और गढ़वाल पर भी इनका शासन था। मुख्य रूप से ये कहाँ बैठ गए? गढ़वाल में बैठ गए। तो कुमाऊं में अपना प्रतिनिधि इन्होंने किसको बनाया? हर्षदेव जोशी को बनाया। अब जैसे ही हर्षदेव जोशी को इन्होंने यहाँ का प्रतिनिधि बनाया, तो दीपचंद के बाद अगले शासक कौन आए थे? मोहनचंद आए थे। मोहनचंद को हटाया गया वहां पर से, एक बार फिर से मोहनचंद आया। तो कुमाऊं में मोहनचंद और लाल सिंह जीत गए, हर्षदेव जोशी को हरा दिया। अब 1790 में हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर हर्षदेव जोशी प्रद्युम्न शाह के पास भी गए और नेपाल भी गए। प्रद्युम्न शाह जी ने तो मना कर दिया कि भैया अब मैं लड़ने नहीं आ पाऊंगा। तो ये चले गए हमारे हर्षदेव जोशी जी किसके पास? गोरखाओं के पास चले गए। तो गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया और कुमाऊं का जो राजपाट था वो अपने अधीन ले लिया। अब इस चीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन वे पराजित हो गए। पराजित कहीं मान के चले वे जीतने ही वाले थे। लेकिन उस समय पे क्या घटना हो गई? उसी टाइम पे नेपाल पर आक्रमण कर दिया चीन ने। तो इन गोरखा सैनिकों को तुरंत आदेश प्राप्त हो गया कि भैया आप जहाँ भी हैं वहाँ वो जगह छोड़कर तुरंत अपने देश आ जाइए। तो वहाँ पर एक संधि होती है 1791 में, लंगूरगढ़ की संधि। तो 1791 में लंगूरगढ़ की संधि हुई थी गोरखाओं और गढ़वाल शासकों के मध्य। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आता है 1795 में, और संवत था 1851-52 का। जब भी कोई भी सन दिया हुआ है उसमें 57 साल हमें ऐड करेंगे तो हमें संवत प्राप्त हो जाता है, जिसे विक्रमी संवत कहते हैं। जैसे अभी सन चल रहा है 2022, अगर इसमें मैं 57 साल ऐड करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? मुझे विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो संवत था 1851-52। उस समय गढ़वाल जो राजपाट था, गढ़वाल वंश था, गढ़वाल राज्य पर भयंकर क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। और इसी घटना को 51-52 भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संवत उस समय पे था, संवत 1851-52। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इनसे रिलेटेड। मौलाराम जी द्वारा एक रचित चित्र है दंपत्ति का चित्र, वो किनसे रिलेटेड है? प्रद्युम्न शाह और उनकी पत्नी से रिलेटेड है। अब 1803 में क्या हुआ? गढ़वाल में एक भीषण भूकंप आया, भयंकर भूकंप आया। और इसी भूकंप का फायदा उठाया गढ़वाल के अमर सिंह थापा और हर्षित अस्थिदल चौतरिया ने। गढ़वाल के गोरखा अमर सिंह थापा और हर्षिदल चौतरिया ने, इन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और किस पर आक्रमण कर दिया? गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। तो गढ़वाल पर जैसे ही आक्रमण करा तो एक युद्ध आता है, खुड़बुड़ा का युद्ध, 14 मई 1804, जिसमें हमारे प्रद्युम्न शाह जी वीरगति को प्राप्त हुए। प्रद्युम्न शाह जी की मदद की थी यहाँ पर गुजर राजा रामदयाल सिंह जी ने मदद करी थी, लेकिन उनकी मदद भी काम नहीं आ पाई और गोरखा यहाँ पर सफल हो गए। तो गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह के पुत्र, कहीं कहीं पे पुत्र प्राप्त हुए, कहीं कहीं पे भाई प्राप्त होता है। प्रीतम शाह को बंदी बनाकर कहाँ ले गए वे? फिर नेपाल में ले गए। बाद में सुदर्शन शाह के टाइम पे वे वापस आएंगे, उनके बारे में भी देखेंगे। इसी के साथ गढ़वाल के पवार वंश के प्रमुख शासक हमारे समाप्त होते हैं, सभी शासक हमारे समाप्त होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद का घटनाक्रम बताऊं तो यहाँ पर आ जाते हैं गोरखा। अब जैसे ही गोरखा आते हैं, कुछ समय बाद क्या होगा? फिर गोरखाओं को हराएंगे कौन? अंग्रेज हराएंगे। तो जैसे ही अंग्रेज हराएंगे, जो पवार वंश है, ये टिहरी राजवंश जो था, इसको टिहरी रियासत के नाम से जाना जाएगा। तो 54 शासक थे टिहरी राजवंश के। अब आएगा टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत स्थापित हुई थी दिसंबर 1815 में। 54 राजा ऑलरेडी हमारे हो चुके थे। अब इसके बाद 55 से लेकर 60 तक जो भी राजा हमारे होंगे, ये टोटल 6 राजा हैं। ये राजा आएंगे टिहरी रियासत के अंतर्गत, जो चैप्टर हमने आगे पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमने गोरखा शासन पढ़ना है। गोरखाओं के बाद ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे कुछ बहुत, उसके बाद आएगा हमारा टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत के जो 6 राजा हैं उनको याद कराने की मैं ट्रिक बताता हूँ। तो कोड है SBPKNM। सुदर्शन शाह, बी से एस से सुदर्शन शाह, बी से भवानी शाह,
तो ये 55वें राजा, ये 56वें राजा, और टिहरी रियासत के सुदर्शन शाह पहले राजा होंगे। टिहरी रियासत के टोटल 6 राजा हैं, 1 2 3 4 5 6, और क्रम के हिसाब से अगर टिहरी राजवंश के हिसाब से चलेंगे तो सुदर्शन शाह 55वें हो जाते हैं, भवानी शाह 56वें, पी से आते हैं प्रताप शाह, के से आते हैं कीर्ति शाह, इनके बारे में बहुत बढ़िया से सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। एन से आते हैं हमारे नरेंद्र शाह, और टिहरी रियासत या टिहरी राजवंश के अंतिम राजा आते हैं मानवेंद्र शाह, एन से आते हैं मानवेंद्र शाह। तो अंतिम कितने शासक बने फिर यहाँ पर? टोटल 60 राजा बने। टिहरी रियासत में 6 राजा, और टिहरी जो राजवंश है, पवार वंश है, उसमें टोटल 60 राजा हमारे बने हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर भी हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपने क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इस प्रकार के वीडियो लगातार आते रहेंगे, और एक नया बैच की घोषणा होने वाली है कुछ समय में, जिसमें हम उत्तराखंड भी कंप्लीट करेंगे, हिंदी भी ले चलेंगे, और रीजनिंग वाला पोर्शन भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ये 3 क्लासें क्यों करवाने वाला हूँ? पहली बात तो कंप्लीट बैच चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं उत्तराखंड हमारे पेपरों में पूछा जाता है 40 मार्क्स का, हिंदी पूछा जाता है 20 मार्क्स का, और इसी के साथ रीजनिंग पूछा जाता है लगभग 10 नंबर का। तो लगभग 70 से अधिक नंबर का पोर्शन तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, और जीएस वाला पोर्शन भी हमारा लगातार चलते रहेगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि 3 क्लास डेली लाए जाएँ इस प्रकार की। लेकिन वो कब लाएंगे मैंने आपको बता रखा है। जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, ये पोर्शन लाया जाएगा। तो एक और लेक्चर आने वाला है हमारा पवार वंश से रिलेटेड। इनका जो प्रशासन है, इनके प्रशासन से रिलेटेड एक अंतिम वीडियो आएगा। तो इसी के साथ तीसरा लेक्चर भी हमारा समाप्त हो जाएगा, यानी तीसरा जो हमारा चैप्टर है गढ़वाल का परमार वंश, वो समाप्त होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गोरखा शासन, क्योंकि 1790 में कुमाऊं में भी कौन आ गए हैं? गोरखा आ गए हैं, और 1804 के पास में भी हमारे गढ़वाल में भी कौन आ गए हैं? गोरखा आ गए। तो दोनों जगह पे शासन अब गोरखाओं का होने वाला है। गोरखाओं के बारे में ही जानकारी लेंगे। और गोरखाओं को कौन हराएंगे? गोरखाओं को हराएंगे 1815 के आसपास ब्रिटिश। तो ब्रिटिशों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 1800 जैसे ही गोरखा समाप्त होंगे, वैसे ही 1815 के पश्चात गढ़ नरेश, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। उम्मीद है प्लानिंग आपको पसंद आई होगी, क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो आपने क्या करना है? लाइक और शेयर करना है। और पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त होगी? हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा है उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।